ये जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक मां नर्मदा की उद्गम स्थली से कुछ 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। कि अगर जिले के बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहें तो वो कैसे लेंगे? जवाहर नवोदय विद्यालय की एक चयन परीक्षा होती है जिसको हम JNVST कहते हैं कि इस जिले के दूर दराज इलाकों में हमारी आवाज पहुंचे, लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने बच्चों का इसमें परीक्षा देने के लिए। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहूंगा। तो मेरा जो करियर रहा है वो इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहा है। 15-20 साल दिल्ली रहे और उन्हें विदेश जाने का भी मौका मिला, लेकिन वो विदेश नहीं गए। वो फिर से अमरकंटक नवोदय स्कूल पहुंचे जहां उन्होंने पढ़ाई की। चूंकि मैं इसी नवोदय से पास आउट था और अमरकंटक मेरा बर्थ प्लेस है, तो मुझे लगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो मैंने इतने सालों से सीखा है। अब उनका कहना है कि मैंने जहां से कुछ लिया अब मैं देना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय उपाध्याय। आप देख रहे हैं नमस्ते अनूपपुर। इस वक्त मैं मौजूद हूं अनूपपुर जिले के अमरकंटक जवाहर नवोदय विद्यालय। अब 2 साल पहले PM श्री स्कूल भी हो चुका है और आज मेरे साथ यहाँ के प्राचार्य हैं जिनसे मैं जानना चाहूंगा कि अगर जिले के बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहें तो वो कैसे लेंगे, यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे पढ़ाई होती है। हालांकि इन्होंने मुझे पूरा आज कैंपस भी घुमाया है, पूरा कैंपस भी दिखाया है। मैं भी पहली बार ही आया था आज यहाँ पे, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ का डिसिप्लिन, यहाँ के बच्चों के साथ रहना खेलना और जो बच्चों के जो डिसिप्लिन है वो भी बहुत बेहतर थे। मुझे लैब भी दिखाया गया, मैं लैब भी देखा और जो हमारे जिले के बच्चे हैं वो टॉप आ रहे हैं, इसमें भी मुझे खुशी हो रही है। नमस्कार मैम। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विद्यालय में। आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में जी। पहले तो मुझे इस कैंपस के बारे में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कैंपस जो है। तो कैंपस के बारे में बताइए और यहाँ पे कितने बच्चे अध्ययनरत हैं और आप किस तरीके से उन्हें बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। जी जरूर। ये जवाहर नवोदय विद्यालय अमरकंटक मां नर्मदा की उद्गम स्थली से कुछ 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर 560 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसमें कक्षा 6वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं और 11वीं और 12वीं कक्षाओं के कला संकाय, वाणिज्य संकाय और विज्ञान संकाय की कक्षाएं चलती हैं। ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। और रही बात ये सुविधाओं की, एडमिशन का आपने पूछा, तो इसमें एडमिशन का एक तरीका है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए हमारे यहाँ बच्चे आते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की एक चयन परीक्षा होती है जिसको हम JNVST कहते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहा है। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगी कि इस जिले के दूर दराज इलाकों में हमारी आवाज पहुंचे, लोग ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने बच्चों का इसमें परीक्षा देने के लिए। परीक्षा 28 नवंबर को है और अभी हाल फिलहाल 31 तारीख यानी कल की ही तारीख जो है आखिरी दिनांक है उसका, लेकिन बहुत संभव है कि ये तारीख बढ़ाई जाए। तो इस परीक्षा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं सारे बच्चे, पूरे जिले के कक्षा 5वीं के बच्चे इसके लिए जो है एलिजिबल हैं। इसके लिए जरूरी है कि सर 3री, 4थी और 5वीं तीनों क्लासेस इनकी जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पढ़ी हुई हों बच्चे ने, किसी भी विद्यालय के अंदर। अच्छा, हाँ, तभी जाके वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो आपकी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जी। दूसरा, आप मुझे बता रही थी कि 2 साल पहले यहाँ पे PM श्री में इसे शामिल किया गया है। जी जी। PM श्री आने के बाद कैसे बदली इसकी तस्वीर, ये भी थोड़ा सा बताएंगे क्या? जी, PM श्री असल में जी सर बहुत अच्छी गवर्नमेंट की ये योजना है। ये प्रधानमंत्री ने एक विद्यालयों के उत्थान के लिए एक इतना अच्छा सा, एक कह सकते हैं हम कि व्यवस्थित इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, एक व्यवस्थित तरीके के हमको गाइडलाइंस दिए हैं, जिनके जरिए हम बच्चों को ना केवल पढ़ाई बल्कि खेल, जो आर्ट कल्चर, ठीक है, उनके अंदर जो इनोवेशन की क्षमता है, ठीक है, वो उस सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट को हम बच्चों के कर सकते हैं PM श्री के माध्यम से। और इसमें एक तो है कि हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट इनोवेशन का जो हमको बहुत एक कह सकते हैं बड़ी सुविधा मिल गई है सर। इतना फंड
हम अपने लेवल पर खर्च नहीं कर सकते थे। भले बच्चे ग्रामीण इलाके के हैं, लेकिन इनमें सर इतना टैलेंट है। आप सोचिए, इतने नए नए आइडिया लेकर के बच्चे आते हैं कि मतलब हम खुद गदगद हो जाते हैं कि कभी कभी हमारे मन में ये रहता है कि नहीं, केवल शहरों के बच्चे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं सर, गांव के बच्चों में बहुत टैलेंट है। गवर्नमेंट ने जो किया है पीएम श्री देकर के विद्यालय को, इन गांव के बच्चों के टैलेंट को निखारने का, इनको एक इनोवेटिव आइडिया है, इनको क्रिएटिव लेवल पर, ग्राउंड पर लाने का जो काम कर दिया है, उसके लिए बड़े आभारी हैं हम सर पीएम श्री के माध्यम से। इसमें लगभग 2 लाख के करीब फंड हमारे पास आता है और एक स्पेशल टीचर भी होते हैं हमारे पास, जो कि इन सारी बच्चों के नए नए आइडिया हैं, बच्चा आइडिया बताता है, फिर उसको कैसे आगे ले जाना है, उसको कैसे ग्राउंड लेवल पर क्रिएटिव करना है, उसके लिए हमारे पास टीचर होते हैं। अलग से एक अटल टिंकरिंग लैब आ गया है अब हमारे पास, जिसके कारण से हमारे बच्चे अब बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में। दूसरी चीज, मैं बस एक चीज और जानना चाह रहा था जी, मुझे इस कैंपस के बारे में जानना है कि कितने बच्चे इसमें अभी हैं जी, और जो बच्चे, जैसे आप बता रहे थे कि एक लिमिट होती है कि हम 80 बच्चे ही रख सकते हैं और 90 लोगों का अगर चयन हो गया, 10 लोग वेटिंग में हो गए, वो लोग फिर कैसे शामिल हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं? जी, हमारा वीडियो कई लोग देखेंगे, अभिभावक भी देखेंगे, बच्चे भी देखेंगे, जी सर। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दी जाए। जी सर, तो जैसा कि आपने पहले कहा कि अभी के इस समय पर हमारे पास बच्चे कितने हैं, तो 560 बच्चे टोटल एडमिशन है यहाँ और पर उसे बच्चों का। पढ़ाने के लिए शिक्षक कितने हैं अपने यहाँ? जी, हमारे पास जो सीनियर क्लासेस हैं उनको पढ़ाने के लिए हर सब्जेक्ट का एक टीचर होता है और जूनियर क्लासेस को पढ़ाने के लिए हर सब्जेक्ट के 2 टीचर होते हैं। जी, उस जितने, जैसे 2 सेक्शन हैं तो उस हिसाब से वो 2 टीचर का समझ लीजिए, और सीनियर क्लासेस के लिए एक पीजीटी। तो सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं सर, उनको हम पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अच्छा। हाँ, और जो जूनियर क्लासेस को पढ़ाते हैं उनको हम टीजीटी बोलते हैं, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स बोलते हैं। छात्राएं मिलाकर यहाँ पे, और छात्र छात्राएं सब मिलाकर के 560 हैं अभी हाल में। ये सारे, हर एक क्लास का 2 सेक्शन होता है सर। प्रत्येक सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं। इस हिसाब से हम 80 बच्चों को सर ले सकते हैं। हर साल हमारे इस परिवार के साथ में 80 बच्चे नए जुड़ते हैं, जो 6 क्लास के बच्चे होते हैं। यही बच्चे हमारे आगे चलकर 12th तक जाते हैं। मान लीजिए इन केस ऐसा होता है कि कभी किसी बच्चे को किसी रीजन से वो टीसी लेकर के जाता है या कोई और उसकी जो भी परिस्थितियां हैं, यदि वो सीट खाली होती है तो उसके लिए फिर हम जो वेटिंग लिस्ट होती है उससे बच्चे उठाते हैं। जैसा अभी आपने पूछा कि आपको तो 80 बच्चे लेने हैं, लेकिन आपके अंदर जो लिस्ट में 90 बच्चे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो वो जो 10 बच्चे होते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग, तो उन बच्चों को फिर वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। अच्छा। इनकेस कोई बच्चा बीच में टीसी लेकर के चला गया, तो उस स्थिति में वो जो 81वां बच्चा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, उन लोगों को फिर अवसर दिया जाता है। ऐसा है। और ये जो 6 क्लास की लिस्ट है, ये आपकी चलेगी 8th क्लास तक। 9th क्लास में अगर कोई वैकेंसी होती है तो उसके लिए हम फिर एक और एग्जाम करवाते हैं, उसको लेटरल एंट्री कहते हैं। तो 9th क्लास के बच्चे उसमें फिर से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, ऐसे ही जैसे 6th वाले देकर के आए। इसके बाद 11th में फिर से एक बार एग्जाम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने हमें दिया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का भरपूर प्रयोग हो पाए, इसके लिए हम क्लासेस में कहीं सीट को खाली नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं होता कि 40 की क्लास है और हमारे पास 36 ही बच्चे हो, ऐसा नहीं होता। अभी आप देख रहे थे कि जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रचार मेरे साथ थी, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है और कई जानकारियां दी हैं जो जिलेवासी और उनके अभिभावक और छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी है। आप हमारे वीडियो को देखिए और अगले वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे साथ। नमस्ते। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहूंगा जो वो उसी स्कूल से पढ़े और उसके बाद वो दिल्ली चले गए, 15-20 साल दिल्ली रहे और उन्हें विदेश जाने का भी मौका मिला, लेकिन वो विदेश नहीं गए। वो फिर से अमरकंटक नवोदय स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने पढ़ाई की। अब उनका कहना है कि मैंने जहां से कुछ लिया, अब मैं देना चाहता हूं। आज मेरे साथ है डॉक्टर सुनील जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर।
आप अटल लैब के इंचार्ज भी हैं, जी आपके अंदर पे बच्चे सीखते भी हैं। जी जी। कुछ मॉडल आपके जो टॉप आए हैं, जो अभी आप बता रहे थे, वो मुझे कुछ दिखाएंगे क्या, कुछ बिल्कुल। समझाएंगे क्या कि आप किस तरीके से यहाँ पे चल रहा है और क्या क्या आगे की फ्यूचर प्लानिंग चल रही है आपकी, और आपके यहाँ के बच्चे क्या कर रहे हैं। बेसिकली और दूसरी चीज, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बता दीजिए। जैसे मैंने अभी ये कहा था आपको कि आप 15 साल बाहर रहे, यहीं पढ़े थे, तो थोड़ा सा शॉर्ट में इसकी जानकारी आप हमें पहले हाँ दीजिए। बिल्कुल। मैं जेएनवी अमरकंटक से ही पास आउट हूँ। उस समय पे शहडोल डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था और 2008-9 का मेरा पास आउट बैच है। देन उसके बाद मैंने बीटेक नैनो टेक्नोलॉजी पे डिग्री ली, फिर एमटेक मैंने किया उस पे नैनो मेडिसिन और नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिर मेरी पीएचडी भी कंप्लीट हुई जिस पे मैंने डायबिटिक सेंसस पे काम किया। एंड MIT सॉल्व जो यूएसए का एक ग्लोबल कंपटीशन होता है उस पर मैंने पार्टिसिपेट किया है और मेरी अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनीज रही हैं जिसे दिल्ली गवर्नमेंट से फंड मिला। एंड साथ में मैं DST EIR का फेलोशिप रहा हूँ IIM अहमदाबाद से, एंटरप्रेन्योरशिप इन रेसिडेंस का। तो मेरा जो करियर रहा है वो इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहा है। चूंकि मैं इसी नवोदय से पास आउट था और अमरकंटक मेरा बर्थ प्लेस है, तो मुझे लगा कि जब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए जो मैंने इतने सालों से सीखा है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में मैंने अभी नॉलेज लिया हुआ है। क्योंकि ये एरिया काफी थोड़ा सा रिमोटली एरिया पड़ता है कंपेयर टू दिल्ली, बैंगलोर और जो मुंबई एरिया है, तो वहाँ के बच्चे थोड़े से जानते हैं इन सारी चीजों के बारे में कि हम आज के टाइम पे स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप के करियर को कैसे आगे ले सकते हैं। वो लोग क्लास 10 से जानते हैं, बट यहाँ का थोड़ा सा ये काफी रिमोट है MP, और ये अमरकंटक भी काफी रिमोट है। यहाँ तो कोई कम्यूट भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। तो लोगों को इस बारे में जो नॉलेज और अवेयरनेस होता है इकोसिस्टम का कि चीजें कितनी बदल रही हैं। जैसे कि हम लोग पहले कीपैड का मोबाइल यूज किया करते थे, अब टच स्क्रीन, AI सारी चीजें आ गई हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ वी कैन अपग्रेड अवर सेल्फ। तो वो सारी चीजें थी और मुझे लगा कि जो मैंने सीखा है तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने जो यंग जनरेशन है। तो अटल थिंकिंग लैब उसमें से एक ऐसा फैसिलिटेटर है जहां बच्चों को इनोवेशन, क्रिएटिव थिंकिंग और आपका इनोवेशन माइंड कितना काम कर सकता है किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि अभी आप मॉडल के बारे में पूछ रहे थे, तो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो एक मेडिकल ई वेस्ट का है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जो है हम लोगों ने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट वन ऑफ द टॉप में था, तो इसे फर्स्ट प्राइज भी मिला है। अरमान नापित करके थे जो स्टूडेंट 12th के, उन्होंने इस चीज को डिजाइन किया, हम लोगों ने हेल्प किया इस चीज के बारे में। तो बेसिकली जितने भी नगर पालिका यहाँ आप देख रहे होंगे कई सारे मेडिकल ई वेस्ट आते हैं और एक ही जगह पे सारा मेडिकल ई वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, जबकि इस मेडिकल ई वेस्ट की वजह से एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप होते हैं। जो पेशेंट्स होते हैं उनका अगर हेपेटाइटिस या HIV जैसी बीमारियां होती हैं, वो सारी चीजें इन्फेक्टेड होती हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है ये जो बायोमेडिकल ई वेस्ट है, ये आपको हेल्प करता है उसको डिकम्पोज करने में। जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसे आप कम कर सकते हैं, और इस जैसे प्लास्टिक है, सिरिंज है, निडल है, जो एंटीबायोटिक्स हैं, उसे डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं विथ केमिकल एंड UV लाइट। इसकी वजह से क्या होता है, जितना भी डिकम्पोजिशन होता है इस मटेरियल का वो लेस टॉक्सिक हो जाता है, तो इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन होता है वो काफी कम हो जाता है इससे। तो हम इसके थ्रू जो है ये चीज जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसको भी प्रमोट कर सकते हैं, विकसित भारत अभियान है उस चीज के बारे में है। तो ये एक ऐसा यूनिट है जो लो कॉस्ट पे ऑपरेट होता है एंड विथ इन हाई एफिशिएंट। तो मैं इस चीज के लिए इसलिए क्योंकि ये रियल प्रॉब्लम है हमारे देश की कि मेडिकल ई वेस्ट बहुत टन्स में जनरेट हो रहा है और उसे हम कैसे इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये अभी टॉप में आपका ये वन ऑफ द टॉप मॉडल था जिसको हम लोगों ने डिजाइन किया और ये पूरा वर्किंग है। इस पे आर्डिनो पे कोडिंग की, इसके एम्बेडेड सिस्टम को हम लोगों ने डिजाइन किया और किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहा है कि आप मेडिकल के संबंध में सोचे, नगर पालिका के भी संबंध में सोचे। ये जो आपने बताया ये बहुत ही अच्छा लगा। अब अभी कुछ आप किसान के बारे में भी बता रहे थे कि किसानों के लिए भी मोटर वगैरह कैसा, उसके लिए भी आपने कुछ किया है? नॉर्मली क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, अक्सर कभी कोई बाहर गया, बाहर जाने के बाद क्या होता है वो मोटर अपना ऑन करके चला गया है, भूल गया है, फिर उसके बाद पानी की सप्लाई हो रही है खेतों में, तो पानी का भी वेस्टेज हो रहा है प्लस इलेक्ट्रिसिटी की भी काफी उसमें खपत हो रही है। इससे क्या होता है कि फार्म का जो भी हमारा डिवीजन है, यहाँ पर आपका पानी एक्सेस अमाउंट में आएगा तो प्लांट भी डैमेज होंगे एंड सॉइल का जो एक्सेस न्यूट्रिशन है वो भी वेस्ट हो जाता है, एनर्जी लॉस होता है, किसानों का बिजली का बिल भी बहुत बढ़ जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि वेदर और ह्यूमिडिटी को मेजर करता है ये वाला सेंसर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और ये सॉइल की जो आर्द्रता होती है, जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे ही उसको लगता है कि मिट्टी में जो है इसमें अभी नमी कम हो गई है, वैसे ही ये मोटर को ऑन कर देगा और मोटर को ऑन करने में वाटर की सप्लाई यहाँ से शुरू हो जाएगी, जिससे आपका उतना ही पानी डिस्चार्ज होगा जितना आपको जरूरत है। जैसे ही उसकी वैल्यू अगर 500 तक पहुंच गई, उसका अगर नमी बरकरार हो गया मिट्टी का, वैसे ही मोटर बंद हो जाएगा।
तो आपको अगर घर पे भी बैठे हुए हैं तो भी आपका जो है पूरा का पूरा ये सिस्टम अपने आप वर्क करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एआई एम्बेडेड मॉडल है, मान लीजिए कि अभी से आधे घंटे बाद बारिश होने वाली है, तो ये सिस्टम वेदर मॉनिटरिंग को ऑब्जर्व करेगा और आधे एक घंटे बाद जैसे बारिश हो रही है उस चीज को ऑब्जर्व करने के बाद वो ये देखेगा कि अगर बारिश हो रही होगी तो ये मोटर ऑन ही नहीं होगा। जैसे हमारे गूगल मैप में दिखाते हैं, गूगल ऐप में आप देखते होंगे वेदर फॉरकास्ट कि अगले आने वाले 2 घंटे में बारिश होने वाली है, आधे घंटे में, जब उसको ये सिस्टम को पता चल जाएगा तो ये मोटर ऑन ही नहीं होगा। तो आप जो है एक्सेस पानी और बिजली दोनों को बचा सकते हैं। तो ये एआई ड्रिवन ऑटोमेटेड सिस्टम है जो मॉडल है, जिससे एग्रीकल्चर फार्मर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। स्मार्ट एग्रीकल्चर को हम इसमें प्रमोट कर सकते हैं और एक आप जो है बिजली की बचत, पानी की बचत दोनों ही कर सकते हैं। तो ये एक चीज इसमें काफी अच्छे तरीके से हम लोगों ने इंडियन फार्मर्स के लिए बनाया गया है, जो बहुत इजी टू डिप्लॉय है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव किसानों के लिए बेहतर। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, मेरे साथ सुनील जी थे और सुनील जी ने कितनी अच्छी बातें हमें बताई, एक स्वास्थ्य के बारे में और दूसरा किसानों के बारे में। इन्होंने पहले ही बताया अपने बारे में कि सब कुछ मैं छोड़ के अब फिर से अमरकंटक आया हूँ, यहाँ के बच्चों को कुछ देना चाहता हूँ और यहाँ के लोगों को कुछ देना चाहता हूँ और यहाँ के देश को देना चाहता हूँ। हमारी शुभकामनाएं हैं सर के साथ। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच।